लेकिन आज के दिन जिस तरह से सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूल्स बनाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, टीचर्स को भी सेंटा एग्जामिनेशन पास करने पास ही उनकी वहाँ पर नियुक्ति होती है, तो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड बढ़ते हैं। पीएम श्री स्कूल्स आ गए हैं। तो अब बच्चों के ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर एडमिशन के लिए सिफारिशें होती हैं और मारामारी चल रही है। चैलेंज बेशक रहे, लेकिन अगर आपने फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर रखा है तो कोई उसे भेद नहीं पाएगा, और उस चैलेंज को हर बार मीट करते हैं। हर जगह पेपर आउट होते हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो रीट का हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश से हुआ हो, लेकिन कभी आपको ये सुनने को नहीं मिल गया एस्टेट का पेपर आउट हो गया। और एस्टेट का स्टैंडर्ड ये है कि हमारे यहाँ पर पास परसेंटेज 5 से 6% रहता है रिजल्ट, जबकि सी टेट का 20 से 25% रहता है। तो आप उसकी गुणवत्ता और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल, उसकी क्वालिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक स्पेशल सिस्टम इन्वेंट किया हमने जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी फीचर्स डाले क्वेश्चन पेपर में, और वो थे एक तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और QR कोड और कुछ हिडन फीचर्स। अब जब किसी ने इसकी फ़ोटो खींचेगा कोई किसी भी सेंटर से और वायरल करेगा, तो इमीडिएटली उस पेपर को एग्जामिन करके सिक्योरिटी फीचर से हम बता देंगे कि किस सेंटर से आउट हुआ है, और उसके बाद अगले दिन से पूरे हरियाणा में एक सन्नाटा छा गया, कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ, और ये भीड़ जो थी, जो छतों पे चढ़ी रहती थी, जंगलों पे थी, वो एकदम गायब हो गई। इस तरह का सिस्टम डेवलप किया। अब पहली बार हमने एक भी फ्लाइंग नहीं बनाई, जो कि फिर भी 54 साल के इतिहास में ऐसा हुआ, और कहीं से कोई अनियमितता एग्जामिनेशन में नहीं पाई। CBSE के अंदर भी NCERT बुक्स और हरियाणा बोर्ड में भी NCERT, लेकिन उसको डिट्टो करते हुए क्वेश्चन पेपर्स का जो स्टैंडर्ड है हमने एट पार विद CBSE ले आए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल भी वही रहेगा जो CBSE का है। तो अगर कोई ये सोचता है कि CBSE की और हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में गुणवत्ता का बड़ा फ़र्क है, तो वो हमने ख़त्म कर दिया है। यानी 80 में से 27 नंबर लेंगे, जो 33% बनते हैं, तो जा पे आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पास हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अपने आप में गुणवत्ता के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत आए हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो गुणवत्ता के तौर पर अब हमने इंटरनेशनल कैलिब्रेशंस करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मात्र नेशनल स्टैंडर्ड्स ही नहीं, बस इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को स्विट्ज़रलैंड से और सिंगापुर से उनकी टीम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आएगी और यहाँ विज़िट करेगी। हमने जो फर्जी बोर्ड्स हैं उनकी लिस्ट हमारी बोर्ड की वेबसाइट पे डाली हुई है। कोई भी एडमिशन देने से पहले उस बोर्ड की जो है सत्यता के बारे में वेरीफाई कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना ये बोर्ड का बेसिकली डोमेन नहीं है, ना CBSE का है ना किसी स्टेट बोर्ड का है। सिलेबस है नीट और IIT का, वो तो ऑलरेडी क्लास 11th और 12th का है। सिर्फ बच्चे को क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके अपना लेवल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज हमारे साथ हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद कोमल राव जी। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज डॉक्टर VP यादव का 1 साल का कार्यकाल एज अ चेयरमैन पूरा हो चुका है, तो उसी पे उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज का सबसे पहला सवाल, आपके कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है, तो अपने कार्यकाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताइए। कोमल जी, जब चेयरमैन बना, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो कि हमारे बोर्ड की रेपुटेशन को भी डाउन कर रही थी, वो ये थी कि हरियाणा में ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में नकल का बहुत बड़ा बोलबाला था। हर बार मीडिया रोज़ फोटोग्राफ छापता था कि लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, जंगलों पे चढ़े हुए हैं, और हर 15 मिनट के बाद पेपर आउट हो जाता था। फिर एक समरी छापता था अखबार कि इस बार कौन सा पेपर कितने देर में आउट हुआ है, और इस तरह से बोर्ड की जो है छवि धूमिल हो रही थी। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसको बहुत गहराई से स्टडी किया गया, मंथन किया गया इस पर। फिर मैंने इस पर सोचा कि कोई ना कोई, आज तकनीकी युग का ज़माना है, लोग मोबाइल से क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींचते हैं, 2 मिनट में व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल कर देते हैं। तो एक स्पेशल सिस्टम इन्वेंट किया हमने जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी फीचर्स डाले क्वेश्चन पेपर में, और वो थे एक तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और QR कोड और कुछ हिडन फीचर्स। अब जब किसी ने इसकी फ़ोटो खींचेगा कोई किसी भी सेंटर से और वायरल करेगा, तो इमीडिएटली उस पेपर को एग्जामिन करके
सिक्योरिटी फीचर से हम बता देंगे कि किस सेंटर से आउट हुआ है, किस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, कौन सा एग्जामिनर उस ड्यूटी पे रहा था। इस तरह से जब ये हुआ तो पहले दिन ही मार्च 2023 में पता चला कि सोनीपत के 2 सेंटरों से पहले पेपर आउट हुआ। एक जगह थी ताजपुर, एक जगह जागसी। इमीडिएटली डिकोड किया उसको और एक टीम में खुद जागसी पहुंचा और एक टीम को हमने ताजपुर भेजा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। और वहां जाकर बच्चा जो एग्जामिनेशन दे रहा था उसको हमने वहां पकड़ा और उसको दिखाया कि क्वेश्चन पेपर की तुम्हारी फोटोग्राफ खींची गई है। और बच्चे ने मान भी लिया इस बात को। उसके बाद जिसने खींची उसका नाम बताया, वो बाहर जूस की रेडी पे जूस पी रहा था, हमने जाके उसको भी पकड़ा। उसके क्वेश्चन पेपर के अंदर उसके मोबाइल में हमें फोटोग्राफ मिल गई क्वेश्चन पेपर की। साथ में एक क्वेश्चन पेपर उसके मोबाइल में और था जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन रोहतक से आया था। उसको भी हमने तुरंत डिकोड करते हुए उनकी भी एफआरआई गोहाना में हमने दर्ज कराई। और उसके बाद अगले दिन से पूरे हरियाणा में एक सन्नाटा छा गया, कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ और ये भीड़ जो थी, जो छतों पे चढ़ी रहती थी, जंगलों पे थी, वो एकदम गायब हो गई। और अब स्थिति ये है कि पूरे हरियाणा में जहाँ भी एग्जामिनेशन होते हैं, मीडिया कहते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ 54 साल में बोर्ड के अंदर हुई, वो ये है। दूसरा, ये जो प्रयोग था पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा पहला प्रयोग था जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में किया गया और बहुत और वो हाईली सक्सेसफुल रहा। और आज के दिन कम से कम 15 बोर्ड हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अनुसरण कर रहे हैं। अब हाल में ही एक वीरा राणा जी हैं जो मध्य प्रदेश बोर्ड की चेयरपर्सन है, 1988 बैच की आईएएस हैं। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बोला, सर हमारे साथ ये बहुत बड़ी चैलेंज है, आप हमारी टीम भेज रही हूँ, आप उन्हें बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, आपने जैसे रोका है। तो इस तरह की उपलब्धि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये एक रही। इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का सिस्टम डेवलप किया। अब पहली बार हमने एक भी फ्लाइंग नहीं बनाई, जो कि फिर भी 54 साल के इतिहास में ऐसा हुआ और कहीं से कोई अनियमितता एग्जामिनेशन में नहीं पाई। हमने प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह सेंटर बनाया, उन्हीं को पूरा का पूरी जिम्मेवारी हमने दी। उन्हीं का प्रिंसिपल सेंटर सुपरिटेंडेंट रहेगा, वही उन्हीं का स्टाफ एग्जामिनेशन लेगा और सारा सिस्टम वो तय करेंगे, उनके बच्चे कहीं और एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इस तरह का भी एक नया एक्सपेरिमेंट, तो जितने हमने एक्सपेरिमेंट ने किए एक साल में मैंने, वो हाईली सक्सेसफुल रहे। अपने आने वाले कार्यकाल में किन कामों को आप चुनौती मान रहे हैं? देखिए, चुनौती अगर मानकर चलेंगे तो भय उत्पन्न होता है। अपना प्लान तैयार करते हैं और प्लान को वर्कआउट करते हैं, फिर कोई चुनौती नहीं रहती अगर वो चुनौती भी है तो। आप 1 साल तक चेयरमैन भी रहे जी, वाइस चेयरमैन के पद पर भी आप रह चुके हैं, बोर्ड के काम को आपने नज़दीक से देखा है, तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे हरियाणा बोर्ड की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएं? देखिए, हरियाणा बोर्ड की प्रतिष्ठा जिन कारणों से धूमिल हुई थी उनको हमने धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके हम आगे बढ़ते चले। अब यह है कि बोर्ड के अंदर गुणवत्ता लाना। अब जैसे पहली बार हमने 150 के करीब रिसोर्स पर्सन तैयार किए और पेडागोजिकल प्लान तैयार किया, पूरा करिकुलम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, लेसन प्लान्स तैयार किए और जो सिलेबस था बिल्कुल एग्जैक्टली जो सीबीएसई पढ़ा रही है तो सीबीएसई के अंदर भी एनसीईआरटी बुक्स और हरियाणा बोर्ड में भी एनसीईआरटी, लेकिन उसको डिट्टो करते हुए क्वेश्चन पेपर्स का जो स्टैंडर्ड है हमने एट पार विद सीबीएसई ले आए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल भी वही रहेगा जो सीबीएसई का है। तो अगर कोई ये सोचता है कि सीबीएसई की और हरियाणा बोर्ड की क्वेश्चन पेपर्स में गुणवत्ता का बड़ा फ़र्क है, तो वो हमने ख़त्म कर दिया है। जो गुणवत्ता सीबीएसई दे रहा है उस तरह से गुणवत्ता आपको हरियाणा बोर्ड की। लेकिन अगर अब सीबीएसई और एचबीएसई की तुलना करते हैं तो आज भी अधिकतर पेरेंट्स हों या बच्चे हों, सबकी पहली पसंद सीबीएसई निकल कर आती है, ऐसा क्यों? देखिए, एक नेशनल बोर्ड है और उसका जो है मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आदमी सोचता है कि आज मेरा बच्चा हरियाणा में है, हो सकता है कल वो ट्रांसफरेबल जॉब वो दूसरे स्टेट में जाए तो सिलेबस का उसको एक जैसा एक रूपता मिलेगी सिलेबस की, इसलिए एक है। फिर दूसरा, उनको उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज ऐसे किया है, उनके कम स्कूल थे, ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में थे, नकल का कोई बोलबाला नहीं था। लेकिन आज आप देखें गुणवत्ता के हिसाब से करिकुलम एक है, सिस्टम एक है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर
जो उसके स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं, ख़ास तौर पे 10वीं कक्षा में वो सीबीएसई से कहीं ज़्यादा हैं। यानी आप देखिए 80 नंबर का थ्योरी पेपर साइंस लैंग्वेजेस में, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में होता है। अगर आपको पास होना है तो 80 में से अगर आप सीबीएसई के अंदर 13 नंबर भी ले लेते हैं 80 में से तो आप पास हो जाते हैं, क्योंकि उनका पासिंग क्राइटेरिया 33 नंबर मिलाकर है। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल अक्सर 20 से 20 देते हैं, और 13 नंबर आपको लेने हैं थ्योरी में। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ऐसा नहीं है, आपको 33% दोनों में अलग अलग लेने होंगे। यानी 80 में से 27 नंबर लेंगे जो 33% बनते हैं, तो जा पे आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पास हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अपने आप में गुणवत्ता के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। अब बस सरकारी स्कूल देखें तो आजकल पेरेंट्स का या फिर लोगों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होता जा रहा है और प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, सरकारी स्कूल में आपके अगर कुछ समय पहले कहेंगे तो मैं आपकी शायद इस बात को सही कहता, लेकिन आज के दिन जिस तरह से सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूल्स बनाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, टीचर्स को भी सेंटा एग्जामिनेशन पास करने पास ही उनकी वहाँ पर नियुक्ति होती है, तो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड बढ़ते हैं। पीएम श्री स्कूल्स आ गए हैं। तो अब बच्चों के ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर एडमिशन के लिए सिफारिशें होती हैं और मारामारी चल रही है। तो ये अब धारणा धीरे धीरे गुणवत्ता की तरफ सरकार अपने स्कूलों को ले जा रही है और ये बदल रही है। ठीक है, जो बहुत हाई एंड स्कूल्स हैं, एयर एसी टाइप के जिनको कमरे चाहिए, वो अपने विद्यालय वहाँ बच्चे भेजते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर। लेकिन सरकार के जो विद्यालय हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। टैबलेट्स, पहली बार ऐसा किया कि सरकार ने सब बच्चों को टैबलेट दिए जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह से सिस्टम और बेहतर बनता जा रहा है। अब थोड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करते हैं। अपने कार्यकाल में आप कहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर पाए और आगे का क्या रोड मैप है? देखिए, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, ये इवेंट नहीं है। तो जैसे हमने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिससे क्षमता मापन होता है बच्चों का, उनका जो लेवल है वो इंट्रोड्यूस किया, और उसको अराउंड 30 to 40% जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे रिटर्न पद्धति से नहीं दे पाएंगे उसका जवाब। अगर उनका जवाब देना है तो उनको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। ये NEP 2020 का एक प्रोविज़न है। साथ में ही गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो NEP 2020 बहुत सारा एमालगमेशन है, ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज़ लिए गए हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड लिए गए हैं। तो एक बोर्ड है जिसे हम कहते हैं IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। ये वर्ल्ड का नंबर 1 बोर्ड है जो 159 कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा है इस टाइम पर। और इससे पढ़ने वाले बच्चों को आप कहीं भी जाएंगे, उनके कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम्स उन्होंने कर रखा है, तो ये मान के चलिए उस मानक को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ और वर्ल्ड के सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ एट पार और एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ का बच्चा जाते ही उसको अगर काम करना है तो वहाँ पर वो कर सकता है, क्योंकि उसने कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम अपना कर रखा है। तो गुणवत्ता के तौर पर अब हमने इंटरनेशनल कैलिब्रेशंस करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मात्र नेशनल स्टैंडर्ड्स ही नहीं, बस इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को स्विट्ज़रलैंड से और सिंगापुर से उनकी टीम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आएगी और यहाँ विजिट करेगी। पहले भी हम उनसे पायलट स्टडी के लिए MOU साइन करे थे। 29 को माननीय जी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर जी की सानिध्य में हमने MOU साइन किया था पाथवे स्कूल गुरुग्राम में, और उसको क्रियान्वित हमने कर दिया है। तो आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर काम करेगा। HTET का पेपर बोर्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चैलेंज किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम में हमेशा रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब ऐसी परीक्षा जो आपको नौकरी दिलवाएगी आगे चलकर, तो बोर्ड ने ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं कि उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है, और दिन भर दिन इन स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चैलेंज बेशक रहे, लेकिन अगर आपने फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर रखा है तो कोई उसे भेद नहीं पाएगा, और उस चैलेंज को हर बार मीट करते हैं। हर जगह पेपर आउट होते हैं,
चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो रीट का हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश से हुआ हो, लेकिन कभी आपको ये सुनने को नहीं मिल गया एस्टेट का पेपर आउट हो गया। और एस्टेट का स्टैंडर्ड ये है कि हमारे यहाँ पर पास परसेंटेज 5 से 6% रहता है रिजल्ट, जबकि सी टेट का 20 से 25% रहता है। तो आप उसकी गुणवत्ता और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल, उसकी क्वालिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 1 साल पहले फर्जी एसएलसी का एक घोटाला सामने आया था, तो ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, फर्जी एसएलसी हमने खास तौर पे देखा है कि जो बच्चे दूसरे स्टेट से डायरेक्ट 10th या 12th में एडमिशन लेते हैं उनके थे, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया। कुछ फर्जी बोर्ड्स भी थे या ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो सरकार को इसकी इतला दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको बताया गया और उसके बाद ये सीआईडी के पास गया और उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करके जो दोषी विद्यार्थी थे, स्कूल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये एक्शन चल रहा है और आगे से इसको हम फुल प्रूफ बनाएंगे। हमने जो फर्जी बोर्ड्स हैं उनकी लिस्ट हमारी बोर्ड की वेबसाइट पे डाली हुई है। कोई भी एडमिशन देने से पहले उस बोर्ड की जो है सत्यता के बारे में वेरीफाई कर सकता है। बोर्ड के कामों में फाइनेंशियल गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। आपके कार्यकाल में कोई ऐसी फाइनेंशियल गड़बड़ी सामने आई हो जिसका सुधार करके बोर्ड के पूरे काम में, पूरे एक सिस्टम में सुधार आया हो? देखिए, फाइनेंशियल गड़बड़ी का जब 2 चीज़ें हैं सिस्टम डिपार्टमेंट में कि एक तो प्रोसेस लेट डाउन है और रूल रेगुलेशन है। अगर कोई काम प्रोसेस से लेट डाउन है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है और रूल नियमों के अनुसार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ किसी तरह की फाइनेंशियल गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती। जब प्रोसेस में कोई चीज़ें होती हैं और प्रोसेस से डिविएट करके और रूल रेगुलेशंस को ताक पे रख के कोई काम किया जाता है, गड़बड़ियाँ की आशंका वहाँ रहती है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में मेरे कार्यकाल में या उससे पहले जब मैं वाइस चेयरमैन रहा, उस दौरान मुझे किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो मैंने देखी नहीं और सुनी नहीं, और इस तरह का कोई कार्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नहीं होता है। अभी जैसा कि देखा जाता है 11वीं 12वीं में ही बच्चों को पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि वहाँ कंपटीशन एग्जाम, आईआईटी हो गया, पीएमटी हो गया, इनकी तैयारी कराई जाती है। तो क्या एचबीएससी बोर्ड भी ऐसी कोई तैयारियों के बारे में सोच रहा है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना ये बोर्ड का बेसिकली डोमेन नहीं है, ना सीबीएसई का है ना किसी स्टेट बोर्ड का है। लेकिन एनईपी 2020 में बड़ा क्लियरली एक बात कही गई है कि जो 10th और 12th के एग्जामिनेशंस को इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा कि बच्चों की जो कोचिंग पे डिपेंडेंसी है वो कम हो। और कोचिंग जो है, इवन सीबीएसई भी यही कहती है कि भाई जो कोचिंग है वो आफ्टर 12th बच्चों को करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोचिंग का क्या प्रारूप रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, इस तरह का गाइडलाइंस बोर्ड दे सकता है और बच्चे उसी को जो अपनी स्टडी कर रहे हैं पहले उसी को करें। आप देखिए, अगर नीट और आईआईटी के आप सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो 40% सिलेबस क्लास 11th का है उसमें और 60% सिलेबस क्लास 12th का है। तो यानी जो सिलेबस है नीट और आईआईटी का वो तो ऑलरेडी क्लास 11th और 12th का है। सिर्फ बच्चे को क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके अपना लेवल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बहुत से घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, साथ साथ स्कूल भी डेली अटेंड करते हैं, वो भी आईआईटी और नीट की परीक्षाएं क्लियर करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बोर्ड को डायरेक्शन दे सकता है, बच्चे घर पर ही तैयारी करें उसकी। आज का अंतिम सवाल, आने वाले समय में हरियाणा बोर्ड में गुणवत्ता लाने के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या रोड मैप है आपका? देखिए, गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्ता भी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पहुंचने के लिए हमने जैसे इंटरनेशनल बैकलॉरिएट स्विट्ज़रलैंड जिनेवा से हमने एमओयू साइन किया, तो विश्व स्तर के मानक तो हमें उनसे मिल ही रहे हैं। साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम डेवलप किया। हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, जिससे ट्रेनिंग प्रोसेसेस हम और एस्टेब्लिश सीपीडी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है। पेडागोजिकल सिस्टम, रिसोर्स पर्सन्स तैयार किए हैं। अब हमने ऑडिटोरियम बनाया, 2000 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम है। कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, 4 कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जिसमें से 200 कैपेसिटी के 2 हैं, 60 कैपेसिटी के 2 हैं, और सम सूट्स हैं, सेम स्वीट्स हैं, और टीचर होम है, उसको
हम रिवैम्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनाएंगे, जहाँ से 80 से 100 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, पूरी की पूरी वहाँ लाइब्रेरी होगी, एक डाइनिंग हॉल होगा। तो इस तरह से जो है बोर्ड्स के हम सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, स्किल एजुकेशन, इसके ऊपर भी खास तौर पे जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट है उनके सीपी, डिप्लोमा IB और CP कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भी स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिले और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़े लोगों की।